हेलो दोस्तों। जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास के बारे में अध्ययन कर चुके थे, और जो आज का चौथा चैप्टर है वह चौथा चैप्टर क्या है? कृषि है। और कृषि चैप्टर को हम लोग लेकर आए हैं। हम जानते हैं हमारा भारत क्या है, तो हमारा भारत कृषि प्रधानता देश है। हमारे यहाँ भारत में इतना कृषि की जाती है, कहा जाता है हमारे भारत में 2 से 2/3 अर्थात 2/3 हमारे यहाँ कृषि की जाती है। अर्थात कहने का अर्थ है 2/3। अगर हमारे पूरा भारत में 3% भूमि है, उसमें से अर्थात 3% जनसंख्या है, उसमें से 2% जनसंख्या क्या करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं, और 1% जो संख्या है वह नौकरी का काम करते हैं, व्यवसाय का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, उद्योग धंधे में काम करते हैं। हमारा जो भारत है, जब हमारा भारत इतना कृषि प्रधानता वाला देश, हमारे यहाँ जब कृषि की जाती है, तो इतना जब कृषि किया जाता है, तो पहले हम देखे थे, पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कृषि किया जाता था। आज का आधुनिक दौर है, तो हमारे यहाँ किस प्रकार की कृषि की जाती है। हमारे यहाँ आधुनिक दौर में किस प्रकार से कृषि की जाती है, तो कृषि जो है वह कृषि का जो इंग्लिश वर्ड है वह एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्री प्लस कल्चर। और ये कल्चर जो है वह बहुत सारे अध्ययन जब करते हैं, जैसे पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, सेरी कल्चर, ये सब जो हैं या तो रेशम का उत्पादन, या तो अंगूर का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, या तो फूल का उत्पादन, फलों का उत्पादन, इस प्रकार से जब उत्पादन करते हैं तो वहाँ पर कल्चर का शब्द जुटता है। यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पीसी कल्चर में क्या चीज़ का उत्पादन किया जाता है, वीटी कल्चर में क्या चीज़ का उत्पादन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में क्या चीज़ का उत्पादन किया जाता है, सेरीकल्चर में क्या चीज़ का उत्पादन किया जाता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उसी प्रकार एग्रीकल्चर में कृषि से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। तो अब आता है जो हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे, और 8 क्लास को थोड़ा सा हम 8 क्लास के अंदर जाते हैं। 8 क्लास में क्या पढ़े थे, तो हम सबसे पहला एक उदाहरण के तहत हम आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे क्या है कि सबसे पहले एक गोलू नाम का लड़का था। यह क्या करता है? गोलू नाम का लड़का सबसे पहले गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं उत्पादन किया, गेहूं को उत्पादन करने के बाद यह कहाँ ले गया? आटा चक्की में। कहाँ ले गया? आटा चक्की में। आटा चक्की में आटा तो बन गई। अब आटा बनने के बाद क्या बनाया गया? बिस्कुट बनाया गया। क्या बनाया गया? बिस्किट बनाया गया। फिर दूसरा उदाहरण, हम लोग सूती का निर्माण किए, अर्थात कपास का उत्पादन किए। इसे हम लोग कहाँ ले गए? फैक्ट्री में ले गए। फैक्ट्री में लेने के बाद इसे क्या किया गया?
सूती वस्त्र का निर्माण किया गया। फिर हम लोग क्या किए, सबसे पहले खनन किए। खनन करने के बाद कहाँ गए, लौह इस्पात में गए। लौह इस्पात में जाने के बाद इसे लोहा बनाया गया। तो ये क्या है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया हम लोग क्यों किए, आटा चक्की में आटा पीस दिया क्यों पीसा, बिस्किट बनाया क्यों बनाया, कपास का निर्माण किए क्यों उत्पादन किए, फैक्ट्री में ले गए तो सूती वस्त्र का निर्माण किए क्यों किए, खनन किया क्यों किया, लोह इस्पात हुआ क्यों हुआ, लोह इस्पात का से लोहा बनाए क्यों। ये सारे काम जो है वह आर्थिक क्रिया के लिए, अपनी आय के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपनी पैसा के लिए, पैसा को बढ़ाने के लिए, जीविकापार्जन के लिए ये सारे काम किए। और इन्हीं सारी कामों को मिलाकर नाम दिया जाता है आर्थिक क्रिया। ये क्या है, सबसे पहले हम गेहूं का निर्माण, गेहूं उत्पादन किए। तो जब गेहूं का उत्पादन किए थे तो ये मेरा क्या बन गया, प्राथमिक क्रिया। बिस्किट बना दिए, क्या बन गया, द्वितीयक क्रिया। हम लोग कपास का निर्माण किए, क्या बन गया, इसे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक काम किए हैं। सूती वस्त्र का निर्माण किए, हम क्या किए, द्वितीयक क्रिया किए हैं। हम लोग खनन का काम किए हैं, प्राथमिक क्रिया हुआ है। लौह इस्पात बन गया, ये क्या हो गया, द्वितीयक क्रिया हुआ है। अब ये सारे कामों को, लोहा तो बन गया, लोहा बन गया, लौह इस्पात में, लौह फैक्ट्री में क्या हुआ, लोहा बन गया। अब लोहा हमारे यहाँ पहुँच रहा है, तो जो यातायात का जो साधन हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हमें सेवा प्रदान कर रहा है, वे तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। सेवा प्रदान करने वाले, सेवा प्रदान करने वाले तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो प्रश्न इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वह पूछेगा कि हमारा जो कृषि का काम है वह कौन सी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो कृषि है वह कौन सा क्रिया, तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए एक क्वेश्चन बन गया है कि कृषि एक प्रकार के प्राथमिक क्रिया हैं, एक प्रकार के प्राथमिक क्रिया हैं कृषि। अब कृषि को भी कई भागों में बांटा है। क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि को कितने भागों में बांटा है। कृषि को कितने भागों में, कृषि को सबसे पहले दो भागों में, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। एक आता है निर्वाह कृषि और एक आता है वाणिज्यिक कृषि। यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है। उसके बाद देख लेते हैं एक बार, निर्वाह कृषि को भी दो भागों में, कौन कौन, एक आता है गहन निर्वाह कृषि और एक आता है आदिम
निर्वाह कृषि। इसे दो भागों में बांटा है। कौन कौन? एक आता है स्थानांतरित कृषि और एक आता है चलवासी पशु चारण कृषि। दो शब्द आते हैं। अब क्या आता है, तो सबसे पहले निर्वाह कृषि में देखते हैं। निर्वाह कृषि नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि निर्वाह का अर्थ होता है जीवन का यापन करना, निर्वाहन करना। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर हम जीवन का यापन कर रहे हैं, जैसे तैसे जीवन का यापन कर दे रहे हैं, जैसे तैसे हमारे पास कोई उद्योग धंधे नहीं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, क्या करेंगे? कृषि का काम करेंगे। और कृषि का काम करने के बाद क्या होगा? तो बस सारे परिवार मिलकर काम करेंगे, पुराना बीज का प्रयोग करेंगे, पुराना खेत का टुकड़ा, अर्थात कहने का अर्थ है कि पुरानी औजार का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे प्रयोग में क्या होता है? निर्वाहन कृषि का अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का अंतर्गत आता है कि इसमें जो है वह थोड़ा सा नया, अर्थात आदिम निर्वाह के अंतर्गत गहन निर्वाह में थोड़ा सा नया होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसमें जमीन का जो टुकड़ा है वह थोड़ा छोटा रहेगा। छोटा रहने के बाद सारे परिवार मिलकर काम करेंगे, थोड़ा आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा, लेकिन जनसंख्या के बढ़ते आबादी के कारण यहाँ पर भूमि का क्या होगा? तो भूमि का उपजाऊ शक्ति का खिंचाव होते जाएगा। अर्थात जो पहले इतना भूमि में एक आदमी करते थे, अब यही भूमि में 2-4 आदमी करेंगे, तो भूमि का उपजाऊ शक्ति खिंचाव होना चालू हो जाएगा। जिसमें से इसमें आता है चावल। आदिम जो बहुत पुराने तरीके से करते आ रहे हैं और बहुत पुराने तरीके से करते आ रहे हैं, तो वह कौन सा कृषि है? स्थानांतरित कृषि। और आज हम लोग का पढ़ना है स्थानांतरित कृषि, अर्थात 10 क्लास में हम लोग को पढ़ना है स्थानांतरित कृषि, जो कि हम लोग इधर पढ़ चुके हैं। स्थानांतरित कृषि के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य कृषि। तो हम लोग को स्थानांतरित कृषि और वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ना है। ये निर्वाहन कृषि हम लोग पढ़ चुके थे और अब आते हैं स्थानांतरित कृषि, अर्थात 10 क्लास के बुक में। इसे अगर नोट्स करना है तो नोट कीजिए। आता है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में इसमें पुरानी औजार का प्रयोग होगा। अर्थात कहा जाए सबसे पुराना, जो सबसे पुराने होते चले आ रहे हैं कृषि, वे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। जैसे में कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, तो वे क्या करेंगे? वे भूखे नहीं मरेंगे, तो वे क्या करेंगे? अपने परिवार के साथ कहीं दूसरा स्थान में निवेश करेंगे। और वह कौन सा स्थान? तो वह जंगल के स्थान की ओर परिवेश करना चालू करेंगे। जंगल में जाएंगे, जंगल की झाड़ को, जंगल में उपस्थित पेड़ को, झाड़ियों को काट छाट कर इकट्ठा करके उसको जलाएंगे, आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद सारा खेत को साफ किए। सारे खेत को साफ करने के बावजूद अब उसमें से जो बचता है राख, हम जानते हैं राख में पोटास पाया जाता है, राख को सारे खेत में छीटेंगे और छीटने के बाद हम जानेंगे कि
उस खेत का उपजाऊ शक्ति बढ़ गया और वह 2 से 3 वर्षों तक उसी खेत में कृषि का काम करते हैं और फिर कृषि का काम उस खेत से उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाने के बाद वे कहीं दूसरे स्थान चले जाएंगे। तो ये काम केवल अपना जीवन के लिए कर रहे हैं, जीवन निर्वाह के लिए, अपने पेट के लिए, कोई धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं। तो यही होता है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। अब प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में क्या है, तो इसे हम लोग अभी तुरंत जान चुके थे, इसे हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और ये स्थानांतरित कृषि को हम लोग जान चुके थे, स्थान को तरित कर देना, स्थान को बदल देना। अर्थात जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान चलते जाते हैं, कृषि करते जाते हैं, चलते जाते हैं, कृषि करते जाते हैं, पेट का पालन करते जाते हैं, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। इसे हम लोग कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहते हैं। क्वेश्चन में आएगा कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि क्या है, उसका तुरंत हम जवाब देंगे। कौन सा जवाब? जो अभी तुरंत पीछे हम बताए थे कि खेत का छोटा सा टुकड़ा जब जंगल में जाते हैं, पेड़ पौधों को काट कर, झाड़ियों को जलाकर, राख को छींट कर, और वहाँ पर जब कृषि करते हैं 2 से 3 वर्षों तक कृषि करने के बाद वह फिर कहीं दूसरे जगह, दूसरे जंगल में जाकर फिर से पुनः उसी काम को पुनः करके और अपना जीवन का पार्जन करते हैं, कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है। अब यही स्थानांतरित कृषि का हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग, क्योंकि ये स्थानांतरित कृषि, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का प्रचलन बहुत जगह है, और जब बहुत जगह है तो हम लोग यहाँ स्थानांतरित कृषि कहते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है। जैसे में मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में मिल्पा कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में कोनुकू कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में रोका कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को अफ्रीका में मसौले कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया में लद्दाख कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषियों को वियतनाम में रे कृषि कहते हैं। उसके बाद हम लोग भारत में भी अलग अलग, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को वैवर या दहिया कृषि कहते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोंडू या पेंडा कृषि कहते हैं। उसके बाद उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामाडाबी या कोमान कृषि कहते हैं, और पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वाल्टरे कहते हैं, और हिमालय के क्षेत्र में खील कृषि कहते हैं, और झारखंड में हम लोग जो क्या कहते हैं, कुरुआ कहते हैं, और उत्तरी अमेरिका में हम लोग कहते हैं झूम, जो कि भी आई है। यह जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूम कृषि कहते हैं। यह तो स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में क्या कहा जाता है? झूम कृषि। यह तो स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया में कौन सा कृषि कहा जाता है? लद्दाख कृषि कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे मणिपुर में, मणिपुर में कौन सा कृषि? पोमलू कृषि कहते हैं। अंडमान निकोबार में कौन सा कृषि? तो यहाँ पर दीपा कृषि कहते हैं। मणिपुर में पोमलू, अंडमान निकोबार में दीपा कृषि कहते हैं। तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे। अब आता है गहन जीविका
निर्वाह कृषि, ये क्या है? तो इसमें सारे परिवार एक छोटा सा खेत का टुकड़ा, छोटा सा खेत का टुकड़ा ये एक अभी मालिक कर रहे हैं, वन मालिक, एक मालिक यहाँ पर कृषि का कार्य करते हैं। कौन? इसके सारे परिवार। इसके सारे परिवार कुछ अगले दिन आने के बाद इसकी अगली पीढ़ी बट गई और यह इतने भागों में बट गया, यह इतने भागों में बट गया, 3 भागों में। पहले एक मालिक इतने ही में कृषि करते थे और यह तीनों भागों में क्या किया जाए, तो इसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाकर और हमको उतना उत्पादन कर देना है जितना एक मालिक करता था। तो क्या किया जाए? इसमें रासायनिक उर्वरक के प्रयोग, थोड़ा आधुनिक तकनीक का प्रयोग, अर्थात कहने का अर्थ है उतना भूमि में जनसंख्या का क्षेत्र बढ़ने पर भूमि पर दबाव आ जाता है और दबाव होने के बाद उपजाऊ शक्ति उससे ज़्यादा खींच ली जाती है और उस भूमि को बंजर बना लिया जाता है। ये होते हैं गहन निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि। इसमें से मुख्य जो फसल है वह कौन है? तो वह मुख्य फसल चावल, इसमें मुख्य फसल चावल आते हैं। तो ये था गहन जीविका निर्वाह कृषि। नोट कीजिए, उसके बाद आगे। अब आगे आता है एक कहानी के माध्यम से कि एक श्याम नाम का लड़का है। यह अपने परिवार के साथ झारखंड में रहता है, सारे परिवार इसके रहते हैं और ये झारखंड में रहते हैं। तो झारखंड में रहने के बाद यहाँ का वनस्पति को काट छाट कर, यहाँ के वनस्पति को काट छाट कर और वहाँ पर कृषि का काम करते हैं। कृषि का काम करने के बाद वह जो पानी अर्थात इसमें सिंचाई जो करते हैं वह एक नहर के माध्यम से नाले बनाकर, और नाला किससे? तो बांस का टुकड़ा से, बांस का टुकड़ा से नाला बनाकर और उसमें क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद इसमें 2-3 साल तक सिंचाई करते हैं। अब ये श्याम को मालूम नहीं है कि इसमें अगर हम 2-3 साल तक अगर कृषि का काम कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये उपजाऊ शक्ति खत्म हो रहा है। तो ये श्याम को मालूम नहीं है, तो ये करते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर ये कृषि का काम किए हैं इस प्रकार से तो यह कौन सा कृषि किए हैं, कौन सा कृषि का नाम बताइए। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। वाणिज्यिक कृषि नाम से पता चल रहा है, व से वाणिज्यिक और व से विस्तृत, अर्थात जो क्षेत्र में विस्तृत रूप में अगर कोई फसल को किया जाता है, कृषि का काम किया जाता है, वाणिज्य कृषि कहते हैं। वाणिज्य कृषि में 2 प्रकार से, एक तो हम लोग फसल का उत्पादन भी कर सकते हैं, एक पशुपालन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फसल का उत्पादन एक ही
फसल का उत्पादन बहुत विस्तृत भागों में अगर करते हैं वाणिज्यिक कृषि, लेकिन अगर हम पशु का पालन कर रहे हैं और बहुत विस्तृत भागों में कर रहे हैं, बहुत बड़े भागों में कर रहे हैं, आधुनिक तरीका से कर रहे हैं, नया तरीके से कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, तो वह भी वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि अगर देखा जाए तो कहाँ पर, पंजाब में और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या, तो गेहूं का उत्पादन बहुत किया जाता है। और ये गेहूं का उत्पादन होता है तो इसमें से कई सारे मजदूरों की ज़रूरत होती है, कई ज़्यादा पूंजी की निवेश किया जाता है, बहुत सारे दवाइयों का ज़रूरत होती है, बहुत बड़े खेतों की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े मजदूरों की आवश्यकता होती है, आधुनिक नए तकनीकों की मशीन की ज़रूरत होती है, तभी मेरा वाणिज्य कृषि संभव हो पाता है। अगर हम लोग पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन करने के बावजूद भी क्या किया जाता है कि पशुओं को समय के अनुसार हमको इसको क्या करना है, चारा देना है, समय के अनुसार पशुओं की देखभाल करना है, समय के अनुसार पशुओं को नहलाना है, समय के अनुसार पशुओं को साफ सफाई करना है। तो ये बहुत सारे बड़ी मात्रा में समय समय पर अगर हम पशुओं को काम करते हैं, समय पर समय देते हैं पशुओं पर, तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का वाणिज्य कृषि किया जाता है। उसके बाद पंजाब हरियाणाई क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है, पता हो गया। दूसरा अगर हम देखेंगे कर्नाटक और कहाँ, केरल में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चाय भी बहुत बड़े क्षेत्रों में केरल में, कॉफ़ी भी बहुत बड़े क्षेत्रों में कर्नाटक में, और चाय जो है वह एक स्थान से अगर देखेंगे तो लगातार देखने को मिलेगा क्या, चाय रोपा हुआ। तो चाय को करने में कोई कम पूंजी की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता, बहुत बड़े पैमानों पर खेतों की ज़रूरत, नए नए मशीनों की ज़रूरत। कॉफ़ी में भी यही काम है। तो इससे वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्य कृषि के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि रोपण कृषि जो है वह वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आते हैं। और ये रोपण कृषि क्या है, तो देखिए रोपण कृषि के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत जैसे आ गया चाय, उसके बाद गन्ना, उसके बाद रबड़, उसके बाद कॉफ़ी, ये सारे चीज़ जो हैं वह रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसमें से सवाल आता है कि इनमें से रोपण कृषि कौन सा है, ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक ऑप्शन देगा और 3 गो अलग अलग ऑप्शन, उसमें से छांट कर बताना है कि ये जो है चाय, गन्ना, रबड़, कॉफ़ी और भी हैं, ये रोपण कृषि के अंतर्गत हैं और ये भी आई क्वेश्चन है। ये वाणिज्य कृषि था कि जो हम लोग विस्तृत भागों में करते थे। अब अगला जो आता है शस्य प्रारूप, जो कि हम लोग ऋतु के अनुसार देखेंगे कि कौन सा ऋतु में कौन सी फसलें की जाती है, कौन सा ऋतु में कौन सी फसलें के अंतर्गत कौन सी फसलें किया जाता है। ये शस्य प्रारूप में देखेंगे कौन सा महीना में कब काटी जाती है, कब बोई जाती है, कब निराई की जाती है, कब कटाई की जाती है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।